हेलो एवरीवन। तो आज हम लॉ ऑफ थॉट्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ थॉट। तो सबसे पहले समझते हैं कि थॉट का मीनिंग क्या है। तो थॉट एक फ्रेंच टर्म है जिसका वही मीनिंग है जो इंग्लिश वर्ड रॉन्ग का मीनिंग है, जिसकी डेरिवेशन हुई है लैटिन वर्ड टॉटम से, जिसका मीनिंग होता है ट्विस्ट करना। तो रॉन्ग और ट्विस्ट में क्या रिलेशन है कि जैसे जो सोसाइटी का लीगल लॉफुल स्ट्रेट पाथ है, जब कोई उसे ट्विस्ट कर जाता है या डिविएट कर जाता है किसी भी अनलॉफुल एक्टिविटी की तरफ, तो एक्टिविटी एक टॉट बन जाती है। तो ये जो ब्रांच ऑफ लॉ है टॉट्स की, इसमें वो रॉन्गफुल एक्ट्स हैं जहाँ पे जो रॉन्ग डूअर मतलब वो इंसान जो कोई गलत काम कर रहा है, वो किसी का लीगल राइट वॉयलेट करते, किसी अनदर पर्सन का जब लीगल राइट वॉयलेट होता है तो उन एक्टिविटीज को टॉट्स कहा जाता है। जैसे अगर आप किसी की रेपुटेशन को इंजर कर दें तो वो डेफेमेशन का टॉट बन जाता है। किसी की प्रॉपर्टी पे गलत तरीके से आ जाए तो वो टॉट ऑफ ट्रेस पास होता है। इसी ढंग से तो अब कुछ डेफिनेशंस देखते हैं टॉट की। काफी डेफिनेशंस हैं पर जो मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं वो 4 डेफिनेशंस यही हैं। तो सबसे पहले जो लिमिटेशन एक्ट है 1963 का, उसकी सेक्शन 2M के अकॉर्डिंग टॉट एक सिविल रॉन्ग है। कौन सा सिविल रॉन्ग? जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। तो अगर हम सिविल रॉन्ग्स ले लें और उसमें से माइनस कर दें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माइनस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो जो सिविल रॉन्ग्स हमारे पास बच जाते हैं वो सब टॉट हैं। सैलमन के अकॉर्डिंग टॉट एक सिविल रॉन्ग है जिसके लिए रेमेडी है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का क्या मतलब है कि जो डैमेजेस हैं वो प्री मेजर्ड या वो मेजरेबल नहीं है, वो कोर्ट केस टू केस डिसाइड करती है। और वो वाले सिविल रॉन्ग्स है जहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होता। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है जहाँ पे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट को वॉयलेट कर देते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट की टर्म फुलफिल नहीं करते। विनफील्ड के अकॉर्डिंग टॉर्शियस लायबिलिटी कब अराइज होती है? जहाँ पे ब्रीच ऑफ ड्यूटी है। ब्रीच का मतलब है फुलफिल ना कर पाना, जब आप कोई ड्यूटी फुलफिल ना कर पाए जो कि फिक्स्ड बाय लॉ है। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो ड्यूटी है वो फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट होती है, पर टॉर्ट और लॉ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये फर्क है कि यहाँ पे जो ड्यूटी है वो फिक्स्ड बाय लॉ है और ये ड्यूटी लोगों की तरफ होती है और इसके लिए अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। फेजर के अकॉर्डिंग जो टॉट है वो इन्फ्रिंजमेंट है राइट एंड रेम। राइट एंड रेम का मतलब होता है राइट अवेलेबल अगेंस्ट अदर पर्सन टू अ पर्सन। जैसे आपका राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी है, जिसमें अगर गलत हो जाए तो कंपनसेशन दी जाती है इंजर्ड पार्टी को जब राइट एंड रेम वॉयलेट हो जाता है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि टॉट एक सिविल रॉन्ग है, पर हर सिविल रॉन्ग टॉट नहीं होता। ऐसे हमने पढ़ा डेफिनेशंस में कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सिविल रॉन्ग्स हैं पर वो टॉट नहीं है। तो कहने का मतलब टॉट एक सबसेट है सिविल रॉन्ग का। तो ये अगर बड़ा वाला सेट सिविल रॉन्ग्स का है तो बीच में एक छोटा सेट टॉट्स का है, इसलिए हर टॉट एक सिविल रॉन्ग होगा। आगे चलें, अगर हम देखें लॉ ऑफ टॉट्स का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे वो ऑब्लिगेशंस हैं जहाँ पे आप रिफ्रेन करते हैं फ्रॉम हार्म टू अनदर, यानी कि आप किसी और को नुकसान पहुंचाने से अपने आप को रोकते हैं और अगर कभी नुकसान हो जाए तो यहाँ पर उसे रिपेयर करेंगे या उसके लिए कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे जनरली इन टर्म्स ऑफ मनी। और ये किसी भी एग्रीमेंट से एनफोर्स्ड या इम्पोस्ट नहीं है। पहले से आप कोई एग्रीमेंट साइन नहीं कर लेते कि मैं आपको हार्म पहुंचाने वाला हूँ तो मैं ये कंपनसेशन दूंगा। और ये फोर्स ऑफ जर्नल लॉ, ये लॉ रेगुलेट करता है और ये केस टू केस जो इसका कंपनसेशन है वो डिफर करता है। तो टॉट एक सिविली एक्शनेबल हार्म या रॉन्ग है, यानी कि सिविल रॉन्ग है, सिविल केसेस में डील होते। टॉट एक सिविल केस है ना कि क्रिमिनल केस, और ऐसा हर एक रॉन्ग के लिए एक लाइबिलिटी बनती है। जो भी गलत काम करता है उसकी एक लाइबिलिटी बनती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स को समझने के लिए। पहली है प्लेंटिफ, अगली है डिफेंडेंट। ये दोनों टर्म्स आप जो भी आगे सिविल केसेस पढ़ेंगे उसमें बड़ी काम आएंगी। तो प्लेंटिफ वो पर्सन है जो केस कोर्ट में लाता है, जो स्यू करता है, और डिफेंडेंट वो पर्सन है जिसे स्यू किया जाता है। तो टॉर्ट्स में जो लाइबिलिटी है वो डिफेंडेंट के ऊपर होती है। डिफेंडेंट को अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करना पड़ता है। इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई इनएविटेबल एक्सीडेंट है, इनएविटेबल एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, अगर आप सारा केयर प्रोटेक्शन कर लें तो भी वो एक्सीडेंट अवॉइड नहीं हो सकता, या फिर एक्ट ऑफ गॉड, कोई ऐसा नेचुरल एक्ट हो गया जो आप नहीं रोक सकते। एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी, दो नेबर्स हैं। तो मिस्टर ए के गार्डन में काफी अच्छा सा पेड़ है जिसके वो रोज पानी देते हैं, ठीक ठाक पेड़ है, उसको कुछ नहीं हुआ। तो एक दिन रात को अचानक बहुत ज्यादा जोर से तूफान आ जाता है और अगले दिन क्या हुआ कि वो पेड़ टूट गया, मिस्टर बी के घर पे गिर गया, जिसकी वजह से मिस्टर बी के घर को काफी ज्यादा डैमेज हो गया। तो अब ये जो केस ही एक्ट ऑफ गॉड है। अब जो तूफान आना था वो मिस्टर ए या मिस्टर बी के कंट्रोल में नहीं था,
और ना मिस्टर ए की इसमें कोई गलती थी, तो इस केस में लायबिलिटी डिफेंडेंट की नहीं बनती। यानी कि अगर मिस्टर बी मिस्टर ए के अगेंस्ट केस फाइल करेंगे बी वर्सेस ए का, तो उसमें मिस्टर ए अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टॉर्ट। तो टॉर्ट काफी टाइप्स के होते हैं, जैसे टॉर्ट अगेंस्ट अ पर्सन, जब जहाँ पे कोई पर्सन अफेक्ट हुआ है, जैसे असॉल्ट यानी किसी को चोट पहुंचा देना। टॉर्ट अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जहाँ पे किसी पर्सन की प्रॉपर्टी, जैसे कि ट्रेसपास, कोई इलीगली प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई कर ले। या फिर टॉर्ट अगेंस्ट रेपुटेशन, किसी की जो रेपुटेशन है उसको इंजर करना, जैसे कि डिफेमेशन। तो अब हम टॉर्ट का क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। ये सिविल रॉन्ग किससे अलग है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से बिल्कुल डिफरेंट है, और ये रीएड्रेसेबल है, और इसमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस से कंपनसेशन प्रोवाइड की जाती है। तो इन 3 पॉइंट्स से हम टॉर्ट को कंक्लूड कर सकते हैं। अगला समझेंगे नेचर ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट और क्राइम में क्या डिफरेंस है? तो टॉर्ट एक प्राइवेट रॉन्ग है। प्राइवेट रॉन्ग का मतलब कि ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट है, लेस सीरियस नेचर का होता है। क्राइम एक पब्लिक रॉन्ग है, यहाँ ये मोर सीरियस नेचर का होता है। क्राइम से पूरी पब्लिक अफेक्ट होती है। अब आप कहेंगे कि जैसे किसी पर्सन का मर्डर हुआ तो उससे खाली उसकी फैमिली अफेक्ट हुई, पर ऐसा नहीं होता। माना जाता है कि जब मर्डर हो रहा है तो पूरी सोसाइटी पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए क्राइम को एक पब्लिक रॉन्ग माना गया, ज्यादा सीरियस नेचर का। टॉर्ट में प्राइवेट राइट इन्फ्रिंज होता है, क्राइम में पब्लिक राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं। टॉर्ट में जो केस है वो इंजर्ड पार्टी कोर्ट में लाती है। क्राइम में जो केस है वो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट लाती है। जैसे पुलिस केस फाइल करती है, वहां पे जिस पार्टी को इफेक्ट हुआ है वो पार्टी खुद केस फाइल नहीं करती। टॉर्ट में कंपनसेशन इंजर्ड पार्टी को जो दी जाती है वो अनलिक्विडेटेड होती है, मॉनेटरी टर्म्स में होती है, जबकि क्राइम में पनिशमेंट दी जाती है एज पर लॉ। अब कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो टॉर्ट भी होते हैं और क्राइम भी, जैसे हमारे पास है न्यूसेंस, डिफेमेशन, नेग्लिजेंस। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एक हाउस है, इस हाउस का ये जो रास्ता है ये मिस्टर ए ने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, तो इसमें किसका राइट वायलेट हो रहा है? जो इस हाउस के रेजिडेंट्स हैं, जो हाउस में रहते हैं। तो ये एक प्राइवेट राइट वायलेट हुआ, इसलिए एक टॉर्ट बनेगा। अब उसी के बदले ये एक पब्लिक रोड है और यहाँ पे मिस्टर ए इलीगली बैरिकेडिंग कर लेते हैं, तो पूरी रोड ब्लॉक हो गई। इससे पूरी पब्लिक, जनरल पब्लिक इफेक्ट हो रही है, तो ये मोर सीरियस नेचर का ये पब्लिक रॉन्ग बन जाता है और ये क्राइम कहलाएगा। अगला समझते हैं टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। तो टॉर्ट रिजल्ट करता है वो ड्यूटीज का ब्रीच जो कि लॉ इम्पोज करते हैं, मतलब जो लॉ कह रहा है अगर आपने वैसा फुलफिल नहीं किया वो टॉर्ट बनेगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो ड्यूटीज हैं वो पार्टीज पहले से ही डिसाइड कर लेती हैं कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में। टॉर्ट में टॉर्शियस लाइबिलिटी होती है, लॉ इन्वॉल्व होता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी होती है, कॉन्ट्रैक्ट में पहले से टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड होती हैं। अब टॉर्ट में जो ड्यूटी है किसी भी इंडिविजुअल की वो जनरल पब्लिक के लिए है, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे ड्यूटी खाली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के लिए। अगर ए वर्सेस बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो अगर कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो एक दूसरे को स्यू कर सकता है, जबकि टॉर्ट में जो ड्यूटी है वो जनरल पब्लिक के टुवर्ड्स द जनरल पब्लिक होती है। अब टॉर्ट में राइट इन रेम है। राइट इन रेम का मतलब राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट द जनरल पब्लिक, जैसे राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में राइट इन पर्सोनम है, आप अपना राइट खाली एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट ही क्लेम कर सकते हैं जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। टॉर्ट में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, केस टू केस डिफर करते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस वेल डिफाइंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में लिक्विडेटेड होते हैं। अब कई बार कुछ ऑफेंसेस ऐसे भी होते हैं जो टॉर्ट भी होते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। जैसे ये एक ट्रेन है, अब जो ट्रेन का ड्राइवर है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो पैसेंजर्स हैं उनको इंजरी हो गई। अब इसमें अगर हम देखें तो ये टॉर्ट भी है, ये टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस है कि आपने अपनी ड्यूटी ढंग से परफॉर्म नहीं की, ये टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस भी बनता है। और ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है, क्योंकि रेलवेज और पैसेंजर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है सेफ्टी का, वो कॉन्ट्रैक्ट वायलेट हुआ है, वो फुलफिल नहीं हुई उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस। तो इस केस में ऑप्शन होता है इंजर्ड पार्टी के पास कि वो क्या टॉर्ट्स में कंपनसेशन क्लेम करना चाहते हैं या कॉन्ट्रैक्ट में, पर वो दोनों में क्लेम नहीं कर सकते, वो खाली एक में ही क्लेम किया जा सकता है।
अगला अगर हम समझेंगे तो अगला है टॉट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है? जहां पे बेनिफिशियरी कंपनसेशन क्लेम करता है मॉनेटरी टर्म्स में। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, जबकि टॉट में हमने पढ़ा है कि डैमेजेस हमेशा अनलिक्विडेटेड होते हैं। उसके बाद आगे चलें अगर हम तो टॉट और कॉजी। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है बट इट अपीयर्स टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। जिससे अगर आप समझें कि what is a quasi contract? A person where gains advantage which some other person was entitled to, जहां पे कोई आदमी किसी और का फायदा ले लेता है। जैसे मिस्टर ए और मिस्टर बी हैं हमारे पास, ये दो फ्रेंड्स हैं। इन्होंने मिस्टर सी को जॉइंटली 100 रुपीज देने थे। कितने रुपीज? 100 रुपीज ये ओन करते थे मिस्टर ए को। अब मिस्टर ए ने पूरे के पूरे पैसे सी को दे दिए, पूरे के पूरे 100 रुपीज। अब बी को ये नहीं पता, तो बी भी पूरे के पूरे पैसे सी को दे देता है। तो अब सी के पास कितने पैसे आ गए? 200। पर यहाँ पे सी की ड्यूटी बनती है कि वो जो एक्स्ट्रा 100 रुपीज है वो ए या बी को रिटर्न करे। देखिए इनके बीच में पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, पर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज हो गए जिससे हमें लगता है कि इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि सी को मनी रिटर्न करनी है। तो ये होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सी को 100 रुपीज ही रिटर्न करने, इसका मतलब जो डैमेजेस हैं वो अगेन लिक्विडेटेड है। टॉट में डैमेजेस अनलिक्विडेटेड है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी टुवर्ड्स पर्सन है, सी की ड्यूटी ए और बी की तरफ है। टॉट में ड्यूटी टुवर्ड्स दी पब्लिक। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा टॉट वर्सेस टॉट्स। तो टॉट और टॉट्स में क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से समझेंगे। देखिए टॉट क्या है? टॉट है कोई भी रॉन्गफुल एक्ट जिसके लिए कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है। तो कोई भी सिविल रॉन्गफुल एक्ट जो किया वो एक टॉट होगा। टॉट्स क्या कहता है कि कुछ नंबर ऑफ स्पेसिफिक रॉन्ग्स हैं, कुछ स्पेसिफिक रॉन्ग्स नोट डाउन कर लिए गए हैं कि अगर उसके अंदर केस आया तो वो टॉट होगा, अदरवाइज वो टॉट नहीं होगा। लॉ ऑफ टॉट की थ्योरी सपोर्ट करते हैं प्रोफेसर विंटफील्ड, जिनके अकॉर्डिंग एवरी रॉन्गफुल एक्शन, हर गलत काम जो कि किसी पर्सन को हार्म पहुंचाता है, वो एक टॉट है। और लॉ ऑफ टॉट्स की इस थ्योरी को सपोर्ट किया है सालमन ने, जो कहते हैं कि जैसे क्रिमिनल लॉ में पहले से बॉडी ऑफ रूल्स डिफाइंड है, पहले से क्राइम्स ऑफेंसेस डिस्क्राइब्ड हैं, उसी तरह टॉट्स भी पहले से डिफाइंड है कि हमने पहले से ही डिस्क्राइब कर लिया कि ये एक्टिविटी टॉट है। उसके अलावा कोई भी एक्टिविटी होगी तो वो टॉट के अंदर लाई नहीं करेगी। तो जो टॉट वाला है ये एक वाइडर पर्सपेक्टिव देता है, जबकि जो लॉ ऑफ टॉट्स का है ये एक नैरो पर्सपेक्टिव है। जो सैलमन की लॉ ऑफ टॉट्स की थ्योरी है उसे पिजन होल थ्योरी भी कहा जाता है। इस थ्योरी में है कि इफ देयर इज नो पिजन होल इन विच द प्लांटिफ केस कुड फिट देन द डिफेंडेंट हैज कमिटेड नो टॉट। कहने का मतलब अगर कोई भी ऐसा पिजन होल नहीं है, कोई पिजन होल नहीं है का मतलब होता है कि कोई भी प्री डिफाइंड टॉट नहीं है। जो एक्टिविटी डिफेंडेंट ने कमिट की है उसके लिए कोई डिफाइंड टॉट नहीं है, तो माना जाता है कि डिफेंडेंट ने कोई टॉट कमिट नहीं किया। जैसे कि अगर ये हमारा एक पिजन होल है, इसमें जहां जहां पिजन्स बैठे हैं ये डिफाइंड टॉट्स हैं। इन एक्टिविटीज को पहले से डिफाइन कर दिया है टॉट्स के अंदर कि एक्टिविटी कमिट होगी तो टॉट कमिट होगा। अब जो ये एम्प्टी स्पेसेस हैं जैसे कि ये वाला है, अब यहाँ पे ये एम्प्टी गैप है, इस एक्टिविटी का टॉट्स में कोई नाम नहीं है। तो बाय चांस अगर कभी ये एक्टिविटी कमिट हो जाए तो माना जाता है कि डिफेंडेंट ने कोई टॉट कमिट नहीं किया। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ये जो हमारे ब्लैक डॉट्स हैं ये पहले के प्री डिफाइंड टॉट्स हैं, ठीक है। तो अगर ये कमिट होंगे तो माना जाएगा टॉट कमिट हुआ है। इसके अलावा अगर ये रेड एरिया वाली एक्टिविटी कभी कमिट हुई तो इट इज प्रिज्यूम्ड दैट नो टॉट हैज बीन कमिटेड। तो इतना ही था जो फर्स्ट टॉपिक था, और इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।